लंबे समय के लिए आसानी से पैसे कमाने का स्टॉक मार्केट सबसे मुश्किल जगह है। आपको लगता होगा शेयर मार्केट बहुत आसान है, पर अगर ऐसा है तो हर कोई यहाँ पैसे क्यों नहीं कमाता, हर कोई इससे अमीर क्यों नहीं बन जाता। जहाँ पर भी पैसे कमाने की बात आती है ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो फ्रॉड होते ही है। शेयर मार्केट में भी कई तरह के फ्रॉड होते हैं, तो आज हम इन सब फ्रॉड के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव समृद्ध और आज हम जानते हैं कि आपके साथ किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है। आपने कई लोगों से टिप्स तो लिया ही होगा, भाई मैं कौन सा शेयर खरीदूं, कौन सा शेयर बेचूं, पर क्या आपने कभी उनसे ये सवाल पूछा है कि ये शेयर खरीदने के पीछे का रीजन क्या है, मैं ये शेयर क्यों खरीदूं। तो चलो जानते हैं पहले फ्रॉड के बारे में, दैट इज कि शेयर में टिप्स के वजह से भी किस तरह से फ्रॉड किया जा सकता है। फॉर्मूला ना बहुत सिंपल है, किसी एक स्टॉक ब्रोकर के किसी आदमी को पकड़कर ना उसे पैसे खिला दो, उससे लोगों का डेटाबेस खरीद लो। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख लोगों का डेटा आ गया, जिसमें उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। उन 1 लाख लोगों को 2 ग्रुप में बांट दो, 50,000 और 50,000। एक ग्रुप में कह दो कि टाटा मोटर्स विल गो अप और एक ग्रुप में कह दो कि इस महीने टाटा मोटर्स विल गो डाउन। अब मार्केट में ये बहुत अच्छी बात है कि या तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो मान लीजिए कि उस महीने टाटा मोटर्स गया ऊपर, तो आपने जिसे गलत एडवाइस दिया उसे तो आप भूल जाइए, पर आपने जिसे गलती से जो सही एडवाइस हो गई, आप ना फिर से उन्हें 2 ग्रुप में बांट दीजिए, मतलब 25,000 और 25,000। फिर से वही रिपीट, आप एक ग्रुप को कहो कि रिलायंस विल गो अप और एक ग्रुप को कहो कि रिलायंस विल गो डाउन। फिर अगर उस महीने रिलायंस का शेयर नीचे गया तो फिर से वही रिपीट, फिर उनको जो सही जिसको आपने सही एडवाइस दिया था उन्हें ना फिर से 2 ग्रुप में बांट दो, एक 12,500 और 12,500। फिर से वही रिपीट। तो अभी आपके पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपने कंटिन्यू 3 महीने सही एडवाइस दी है। तो वो लोग तो आपको शेयर मार्केट का जीनियस मानने लग गए होंगे। तो अब जब 4थे महीने की बात आएगी तब आप उनसे कहिए कि अगर आपको 4थे महीने के लिए एडवाइस चाहिए तो आपको मुझे देने होंगे 1 साल के 10,000 रुपये। अब मान लीजिए कि उन 12,000 लोगों में से आपको 2,000 लोगों ने पैसे दे भी दिए, तो इमेजिन कीजिए कि आपने कितने पैसे कमा लिए। आपने लगभग 2 करोड़ रुपए कमा लिए। आपने बस डेटा लिया और बिना कुछ रिसर्च करे, बिना कुछ एनालिसिस करके उन्हें SMS और ईमेल सेंड किया और 2 करोड़ रुपए अंदर। इसी लालच में फंस कर ना कई लोग ऐसा स्कैम चलाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई ऐसा ही करता है, पर काफ़ी लोग इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ले लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग टिप्स पर शेयर खरीदना बंद करें। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप किससे टिप्स ले रहे हैं, आप जिससे टिप्स ले रहे हैं उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कई सारे लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। ये जो टिप्स वाला फ्रॉड है ना, ये हर किसी के साथ तो नहीं होता, पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। इसे कहते हैं पंप एंड डंप स्कीम। इसमें होता क्या है, कोई भी एक बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर की आर्टिफिशियल बाइंग करता है बिना किसी रीजन से। वो खुद ऐसे कंपनी की शेयर बाय कर करके और दूसरों से खरीदवा कर उसकी डिमांड इतनी बढ़ा देता है कि उसके शेयर के प्राइस पीक लेवल तक पहुंच जाते हैं। इसके मतलब शेयर बढ़ने के पीछे कोई रीज़न ही नहीं होता, पर दूसरे इन्वेस्टर को लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, इसने खरीदा है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह ही होगी, इसलिए वो लोग भी खरीद लेते हैं। इसे कहते हैं शेयर को पंप करना, मतलब बिना किसी रीज़न से शेयर को खरीदवाना और उस शेयर की वैल्यू बढ़ाना। और जब उस शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो अपने शेयर बेचकर वहाँ से निकल जाते हैं। और जब लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पर आर्टिफिशियल बाइंग हुई है, तब तक बहुत देर हो जाता है। तो जानिए इसमें हुआ क्या है, उसमें ना किसी भी एक रैंडम कंपनी की एक अचानक डिमांड बढ़ाई गई और जब उसकी वैल्यू बढ़ गई, वहाँ से लोग बेचकर निकल गए। इसी के ऊपर ना एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था 1991 और 1992 में, जिसमें कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया था। इसे कहते हैं हर्षद मेहता स्कैम। इस स्कैम में ना उसने ACC सीमेंट की वैल्यू अंडर वैल्यू है बोलकर 200 रुपये की वैल्यू 9,000 तक पहुंचा दिया था। इट मीन्स 4,400% का प्रॉफिट। मतलब उस टाइम जिसने भी 10,000 रुपये उस कंपनी में लगाए थे, उसने कुछ ही महीनों में 4 लाख रुपए कमा लिए थे। जब उसकी वैल्यू 9,000 तक पहुंच गई, उसने अपने सारे शेयर बेचकर वो वहाँ से निकल गया, क्योंकि वो जानता था उस कंपनी के ना फंडामेंटल्स अच्छे थे, ना उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा था। और जब उसने वो शेयर बेच दिए, उसके बाद वो वैल्यू मतलब उस कंपनी की, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी शेयर खरीदो पर एनालिसिस करके ही खरीदो।
अगर आपको किसी मतलब ऐसे स्कैम में नहीं फंसना है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस कर कर ही कोई भी शेयर खरीदना चाहिए। यूट्यूब में ना ऐसे कई चैनल्स हैं जो अपनी पोर्टफोलियो बताते हैं कि आज मेरे पास ये शेयर है, आज मैंने ये शेयर खरीदा। पर वो ऐसा क्यों करते हैं पता है? क्योंकि वो अपने शेयर की डिमांड बढ़ा रहे हैं। इंडिया में ना ऐसे कई लोग हैं जो अपनी पोर्टफोलियो बताने से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने इसे बता दिया तो इसका भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि ऐसे लोग ना बेवकूफ़ होते हैं। उन्हें शेयर मार्केट का एक सिंपल कंसेप्ट नहीं पता, जो है डिमांड एंड सप्लाई। अगर वो अपने शेयर को पब्लिश नहीं करेंगे तो उस शेयर की डिमांड नहीं बढ़ेगी। अगर शेयर की डिमांड नहीं बढ़ेगी तो शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। इसलिए अगर आपको किसी ने आपके पोर्टफोलियो के बारे में पूछा तो आप उन्हें बिंदास अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताएं। अगर आपका शेयर सच में बहुत अच्छा है तो आपका भी प्रॉफिट होगा और सामने वाले का भी प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपके शेयर में कोई दम नहीं है तो हो सकता है सामने वाला आपको सजेशन दे सकता है कि भाई आपके शेयर में ये है। या फिर एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस यही एक ऐसा तरीका है जिसके वजह से हम इन सब स्कैम से बच सकते हैं। अगर आपके पास एनालिसिस करनी इतना भी टाइम नहीं है तो आप ऐसे ही लोगों से टिप्स ले जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे किसी स्कैम में फंसे हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपने इसके साथ कैसे डील किया। हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।